नमस्कार। नमस्कार। राजनीति में भाषा का स्तर जिस तरह गिर रहा है वो हम सब कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में बिहार की एक रैली से एक कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर आई। प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई। ये घटना न सिर्फ दुखद है बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और देखिए, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हमें राजनीतिक विमर्श का जो गिरता स्तर है, अभद्र भाषा जिसे हेट स्पीच कहते हैं, उसका बढ़ता चलन और कहीं-कहीं तो ये राजनीतिक हिंसा तक ले जाती है, इन सब पर गंभीरता से सोचने को कहती हैं। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, मुझे लगता है ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। हाँ, और आज हम इसी जटिल मुद्दे की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। बिहार रैली की घटना पर केंद्रित न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, राजनीति में शिष्टाचार का असली मतलब क्या है, उस पर एक बहुत अच्छा उल्लेख है। फिर हेट स्पीच के बढ़ते ग्राफ पर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है। और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में राजनीतिक हिंसा का जो गहरा ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ है, उस पर भी एक विश्लेषण है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए इस पूरे मुद्दे को समझें कि भाई क्यों ये राजनीतिक संवाद इतना कटु होता जा रहा, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये कैसे फैलता है और समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि अलग-अलग घटनाओं और जो व्यापक विश्लेषण है उनसे मुख्य बातें निकाल सकें। तो शुरुआत बिहार की उसी घटना से करते हैं जिसने हाल में काफी सुर्खियां बटोरी। ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में हुआ था। एक वीडियो सामने आया जिसमें मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस वक्त मंच पर नहीं थे। नाम मतलब कहीं नौशाद तो कहीं रफीक उर्फ राजा बताया गया है। साक्षी पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि रफीक उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा। ये रैली स्थानीय कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने आयोजित की थी, जो शायद टिकट के दावेदार थे और जिन्होंने बाद में इस घटना पर माफी भी मांगी। खबरों के मुताबिक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। एफआईआर भी हुई है। हाँ, और बिहार राज्य महिला आयोग ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। जाहिर है इस पर राजनीतिक घमासान भी खूब हुआ होगा। भाजपा ने तो काफी तीखा हमला किया होगा। हाँ बिल्कुल, भाजपा ने इसे कांग्रेस की संस्कृति बताया, तीखा हमला किया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से माफी की मांग की। उनका कहना था कि ये मतलब नफरत और ओछेपन की हद है। और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। पार्टी के कुछ नेता हैं जैसे राशिद अलवी, निखिल जैन, उन्होंने इस्तेमाल की गई भाषा की निंदा की। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या वो व्यक्ति सच में कांग्रेस का सदस्य था, और इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता घटना के समय मंच पर थे ही नहीं। साथ ही उन्होंने पलटवार करते हुए भाजपा नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर भी सवाल खड़े किए। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में इस बात पर भी बहस का जिक्र है कि क्या नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं के हर बयान या काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये घटना और इस पर हुई प्रतिक्रियाएं ये हमें एक बुनियादी सवाल की ओर ले जाती हैं कि राजनीति में शिष्टाचार का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ मीठी बातें करना या विनम्र दिखना है? टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख कहता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो असल में राजनीतिक शिष्टाचार है क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, शिष्टाचार या सिविलिटी का जो मूल है वो लैटिन शब्द सिविस से आता है, जिसका मतलब होता है नागरिक या शहर का निवासी। तो शिष्टाचार सिर्फ ऊपरी तौर पर अच्छा व्यवहार करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है कि भले ही हमारे बीच कितने भी मतभेद हों, हम एक दूसरे को नागरिक के तौर पर स्वीकार करें और संवाद करें। अच्छा। असभ्य राजनीति सिर्फ गाली गलौज या अभद्र भाषा तक सीमित नहीं है। ये असल में अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में असमर्थता या अनिच्छा है। कई बार इसका मकसद विरोधी की बात को खारिज करना या उसे पूरी तरह से मिटा देना होता है, भले ही ये सब ऊपरी विनम्रता के साथ क्यों न किया जाए। अच्छा, तो मतलब असल मुद्दा असहमति का सम्मान करने और संवाद बनाए रखने का है, न कि सिर्फ दिखावटी विनम्रता का। अगर राजनीतिक दल या नेता एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगें और संवाद की जगह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या चरित्र हनन पर उतर आएं, तो ये भी शिष्टाचार का उल्लंघन है, भले ही भाषा ऊपरी तौर पर संयमित लगे। बिल्कुल सही। जब विरोधियों को सिर्फ खत्म करने या चुप कराने का लक्ष्य बन जाता है, तो वहीं से शिष्टाचार की बुनियाद हिल जाती है। और यहीं से मतलब अभद्र भाषा और नफरत फैलाने वाले भाषणों यानी हेट स्पीच के लिए जमीन तैयार होती है। और हेट स्पीच का जिक्र आते ही हमारे सामने 2024 की हेट स्पीच रिपोर्ट के आंकड़े आते हैं,
जो काफी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या कितनी व्यापक हो चुके हैं। हाँ, ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत में हेट स्पीच की 1165 घटनाएं दर्ज हुईं। 1000 से ज्यादा? हाँ, 1165, जो 2023 की तुलना में 74.4% ज्यादा हैं। ओ बाप रे, 74% से ज्यादा? जी, इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 3 से ज्यादा हेट स्पीच की घटनाएं हुईं। इनमें से लगभग 98.5% घटनाएं मुसलमानों को निशाना बनाकर की गईं और करीब 10% में ईसाइयों को निशाना बनाया गया। हेट स्पीच मतलब ऐसी भाषा जो किसी समूह के खिलाफ नफरत फैलाती है या उन्हें निशाना बनाती है और अक्सर हिंसा के लिए उकसाती है। हर दिन 3 से ज्यादा घटनाएं, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। रिपोर्ट में इन घटनाओं के पैटर्न या इनके पीछे कौन लोग हैं, इस पर क्या कहा गया है? क्या कोई पैटर्न है? रिपोर्ट कुछ खास पैटर्न की ओर इशारा करती है। पहला, लगभग 80% हेट स्पीच की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। उत्तर प्रदेश 242, महाराष्ट्र 210 और मध्य प्रदेश 98 इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य? हाँ। दूसरा, रिपोर्ट में शीर्ष भाजपा नेताओं जैसे प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ परिवार से जुड़े संगठनों की भूमिका का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने 86 और प्रधानमंत्री मोदी ने 63 बार ऐसे भाषण दिए जिन्हें हेट स्पीच की श्रेणी में रखा गया। अच्छा, जो कुल घटनाओं का क्रमशः 7.4% और 5.7% है। तो इन भाषणों का चरित्र क्या था? मतलब किस तरह की बातें कही जा रही थीं जो इसे हेट स्पीच बनाती हैं? सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि मुद्दे क्या उठाए जा रहे थे? मुद्दे ज्यादातर वही पुराने हिंदू राष्ट्रवादी नैरेटिव के इर्द गिर्द घूमते दिखे, जैसे मुसलमानों और ईसाइयों को बाहरी बताना, मुसलमानों को हिंदुओं के लिए खतरा बताना। घुसपैठिया वाला तर्क बार बार इस्तेमाल हुआ, जिसमें भारतीय मुसलमानों को भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या बताने की कोशिश की गई। इसके अलावा कई तरह के षड्यंत्र सिद्धांत, कंस्पिरेसी थियरीज जिन्हें कहते हैं, वो फैलाए गए, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद और चुनावों के दौरान वोट जिहाद। ये सब टर्म्स तो सुनने में आती रहती हैं आजकल। हाँ, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट खतरनाक भाषण यानी डेंजरस स्पीच में वृद्धि की ओर इशारा करती है। खतरनाक भाषण, इसका क्या मतलब है? खतरनाक भाषण वो होता है जो सीधे तौर पर हिंसा के लिए उकसा सकता है। हाँ। इसमें सीधे हिंसा का आह्वान, हथियार उठाने की अपील, मुस्लिम व्यवसायों का आर्थिक बहिष्कार करने को कहना, उनके घर तोड़ने की बात करना और मस्जिदों या चर्चों जैसे धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने या उन्हें तोड़ने का आह्वान शामिल था। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये तो सीधे सीधे हिंसा भड़काना हुआ। बिल्कुल, ये बेहद गंभीर है, क्योंकि ये सिर्फ नफरत नहीं फैलाता बल्कि सीधे तौर पर हिंसा का माहौल बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल में दिए गए भाषण का भी जिक्र है रिपोर्ट में, आपने बताया था। हाँ, रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल में दिए उस भाषण का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि घुसपैठिए जनसंख्या की बदल रहे हैं। इसके अलावा उनके एक भ्रष्टाचार विरोधी बिल के जिक्र का भी उल्लेख है, जिसे विपक्ष ने जेल में बंद नेताओं को निशाना बनाने वाला और राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बताया था। रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि हेट स्पीच की घटनाएं चुनावों के दौरान, खासकर 2024 के आम चुनाव के वक्त, काफी बढ़ गईं। मई 2024 जब चुनाव अपने चरम पर थे, तब सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। तो चुनावों के वक्त ये बढ़ जाता है। और इस सबके फैलने में सोशल मीडिया का क्या रोल रहा? आजकल तो कोई भी बात मतलब मिनटों में वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रिपोर्ट के अनुसार दर्ज की गई 1165 हेट स्पीच घटनाओं में से 995 के वीडियो या तो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए या लाइव स्ट्रीम हुए। 995, लगभग सारी? हाँ, ज्यादातर। फेसबुक और यूट्यूब इसके लिए मुख्य प्लेटफॉर्म बनकर उभरे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन 259 वीडियो में खतरनाक भाषण यानी हिंसा का आह्वान था, उनमें से 219 सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। रिपोर्ट बताती है कि फरवरी 2025 तक फेसबुक ने इनमें से सिर्फ 3 वीडियो हटाए थे। सिर्फ 3? 219 में से? जी, यानी 98% से ज्यादा ऐसा कंटेंट प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहा जो उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करता है। ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये तो कमाल की लापरवाही है। मतलब नफरत फैलाने वाले भाषण आसानी से लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं और प्लेटफॉर्म उन्हें रोकने में नाकामयाब है, या शायद नाकामयाब रहना चाहते हैं। ये पैटर्न
पश्चिम बंगाल के संदर्भ से कैसे जुड़ता है, जहां प्रधानमंत्री ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था? हाँ, ये जुड़ता है। प्रधानमंत्री ने जब बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी बताया, क्योंकि बीएसएफ तो केंद्र सरकार के अधीन है। हाँ, सही बात है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली गौरव का मुद्दा उठाया और उन लोगों का विरोध किया जो बंगालियों को कथित तौर पर बांग्लादेशी कहकर निशाना बना रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और उपराष्ट्रवाद, जिसे सब नेशनलिज्म कहते हैं, उसको राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हेट स्पीच अक्सर इसी पहचान की राजनीति का एक जहरीला रूप होती है। अब बंगाल की बात करें तो वहां सिर्फ हेट स्पीच ही नहीं, राजनीतिक हिंसा का भी एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF का एक पेपर तो कहता है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा सिर्फ चुनावों के वक्त नहीं होती, बल्कि ये स्थानिक है, एंडेमिक है। मतलब वहां की राजनीति और समाज में गहरे तक रची बसी हुई है। ये शब्द ही अपने आप में डराने वाला है। बिल्कुल, स्थानिक का मतलब यह है कि ये समस्या व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास आज़ादी से पहले के समय तक जाता है। फिर नक्सलवादी आंदोलन का दौर आया, फिर कांग्रेस और वामपंथियों के बीच संघर्ष चला, फिर सालों तक वामपंथियों और तृणमूल कांग्रेस TMC के बीच हिंसक झड़पें हुईं, और अब TMC और भाजपा के बीच वैसा ही टकराव देखने को मिल रहा है। ORF का पेपर इसे समझाने के लिए पार्टी समाज यानी पार्टी सोसाइटी की अवधारणा पेश करता है। पार्टी समाज, ये क्या है? सुनने में तो अजीब लगता है। इसका मतलब है एक ऐसा समाज, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां राजनीतिक पार्टी का दबदबा जीवन के हर पहलू पर होता है। पार्टी तय करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसे मिलेगा, नौकरी किसे मिलेगी, यहां तक कि छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा भी पार्टी के स्थानीय नेता करते हैं। पार्टी एक तरह से सरकार और आम लोगों के बीच बिचौलिए का काम करती है। अच्छा, तो पार्टी ही सब कुछ कंट्रोल करती है एक तरह से। हाँ, जमीनी स्तर पर काफी हद तक। और इस पार्टी समाज का हिंसा से क्या लेना देना है? हाँ, वही मैं पूछ रही थी। लेना देना बहुत गहरा है। जब पार्टी इतनी ताकतवर हो जाती है तो पंचायत जैसे स्थानीय निकाय सत्ता और संसाधनों के सबसे बड़े केंद्र बन जाते हैं। इन पर कब्जा करने का मतलब होता है सरकारी पैसा, ठेके और यहां तक कि अवैध वसूली, जिसे रेंट सीकिंग कहते हैं, पर कंट्रोल। इस कंट्रोल को हासिल करने और बनाए रखने के लिए पार्टियां अक्सर हिंसा का सहारा लेती हैं। एक बार जो पार्टी सत्ता में आती है, वो पुरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दबदबा बनाने और उन्हें डराकर रखने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करती है। ये एक तरह से डर की राजनीति और बदले की भावना का दुष्चक्र बन जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो क्या बंगाल की राजनीतिक हिंसा बाकी जगहों से अलग है? मतलब क्या कुछ खास बातें जो इससे अलग बनाती हैं? ORF पेपर कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, पेपर कुछ खास बातें बताता है। पहली, वहां पार्टियां पक्षपातपूर्ण आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करती हैं। यानी वो चाहती हैं कि उनका एक छत्र राज हो, कोई दूसरी पार्टी टिक ना पाए। मोनोपोली जैसा। हाँ, एक तरह से। दूसरी खासियत है वैचारिक तरलता, आइडियोलॉजिकल फ्लूइडिटी। नेता और कार्यकर्ता बड़ी आसानी से एक पार्टी छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं। हमने देखा कि कैसे बड़ी संख्या में वामपंथी कार्यकर्ता पहले TMC में गए और फिर TMC के कुछ नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। हाँ, ये तो देखा है। ये दिखाता है कि वफादारी अक्सर विचारधारा से ज्यादा सत्ता, संसाधनों और सुरक्षा से जुड़ी होती है। और तीसरा, जैसा हमने कहा, यह हिंसा सिर्फ चुनावों के वक्त नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ये संरचनात्मक हिंसा, स्ट्रक्चरल वायलेंस से चलती है, यानी ऐसी हिंसा जो किसी एक व्यक्ति या घटना की वजह से नहीं, बल्कि समाज और राजनीति के ढांचे में ही बसी हुई है, जैसे संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई या राजनीतिक दबदबा बनाए रखने की जरूरत। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी जटिल और चिंताजनक है। हमने बिहार की एक घटना से शुरुआत की जो शायद एक बड़े रोग का लक्षण भर है। हमने समझा कि शिष्टाचार सिर्फ मीठी जबान नहीं, बल्कि असहमतियों के बावजूद नागरिक संवाद बनाए रखने की इच्छा और क्षमता है। हमने देखा कि कैसे भारत में हेट स्पीच खतरनाक रूप से बढ़ रही है, जिसमें राजनीतिक नेताओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बड़ी भूमिका है। और हमने बंगाल के उदाहरण से समझा कि कैसे राजनीतिक हिंसा किसी जगह की व्यवस्था में गहरे तक समा सकती है, जिसे पार्टी समाज जैसी स्थितियां और हवा देती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के उस लेख पर आते हैं जो कहता है कि शिष्टाचार आखिरकार हम नागरिकों यानी मतदाताओं पर निर्भर करता है। यहीं पर हमारे लिए एक अहम सवाल खड़ा होता है, जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।
जब हम देख रहे हैं कि राजनीतिक शिष्टाचार लगातार गिर रहा है, हेट स्पीच बढ़ रही है और कुछ जगहों पर राजनीतिक हिंसा रोजमर्रा की बात बन गई है, जिसे ऑनलाइन दुनिया और हवा दे रही है, तो ऐसे में एक अलग तरह की ज्यादा जिम्मेदार राजनीतिक भागीदारी की मांग करने या उसे बढ़ावा देने में हम नागरिकों की क्या भूमिका या जिम्मेदारी है? हम खुद इस माहौल में ध्रुवीकरण का शिकार हुए बिना कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।